हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे CFAC में जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हर एक रेस्पेक्ट में हम लोग कवर करेंगे। ये रहने वाले हैं 2015 से 2025 तक। इसके बीच में जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि 10 साल का पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना ईजी हो जाता है और 10 साल यहाँ पे सफिशिएंट होता है। ठीक है कि 10 साल में कैसा ट्रेंड हुआ है, कैसा पैटर्न आया है, ये 10 साल क्लियर है, इनफ होता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 2015 से, फिर 2016, 17, 18 ऐसे करके आगे जाएंगे। और इस लेक्चर से यही सीखना है कि 2015 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, फिर 17 में, 18 में, 19, 16 जैसे कि आ रहे हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा ट्रेंड यहाँ पे पकड़ के चलना। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन PDF अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पूरे 10 साल को हम लोग सिंगल लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। एक काम कर सकते हो, पहले वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करके देखो कि क्या क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ही करेंगे। स्टार्ट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट में इसे दिया गया है। एग्जामाइन करना है यहाँ पे, है ना, केयरफुली एग्जामाइन करोगे और बताओगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्टीडली डिक्लाइन ड्यूरिंग द 19 एंड 20 सेंचुरी। सही है क्या? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 19 और 20 सेंचुरी के देखोगे तो इस समय कौन राज कर रहे थे? इंग्लिश का, है ना, ब्रिटेन का यहाँ पे कॉलोनियल रूल था। अब ये लोग क्या करते थे कि जितना भी रॉ मटेरियल है वो लोग अपने कंट्री में या फिर वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड में ले जाते थे। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में लाएंगे तो फिर इंडिया का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं बोलना चाहिए, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ऑटोमेटिकली डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तो ब्रिटिश जो है रूल कर रहे थे, और जितना भी रूल कर रहे थे उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने का जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन भेज देते थे, तो डिक्लाइन यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ये सही है, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो किस लिए आए थे? ट्रेड करने के मकसद से आए थे। तो यहाँ पे क्लियरली डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। और एब्सोल्यूट थोड़ा कोई भी डिक्लाइन होता है, अगर डिक्लाइन भी होगा वो थोड़ा क्या होगा, स्लोली तरीके से डिक्लाइन होता है, इतना एब्सोल्यूट तरीके से कुछ भी डिक्लाइन नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। चलो अगला देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलोनियल, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कोलोनियल इंडिया बाय द ब्रिटिश कंपनी, यहाँ पे कौन सा गलत है ये पूछे गए हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए गए थे वो मिड 19 सेंचुरी में स्टार्ट किए गए थे बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए इस्टेब्लिश किए गए थे कि जैसे उसका ट्रेड है तो ट्रेड में इजीली हो, रॉ मटेरियल का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो इजी हो। तो ये अपने पर्सनल गेन के लिए जो है रेलवे बिछाना स्टार्ट किए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोले हैं कि द कंपनी वर गारंटीड अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही है क्या? ये ऑप्शन सही है। कैसे? क्योंकि जब यहाँ पे रेलवे बिछाने लगे थे तो यहाँ पे प्राइवेट जो एंटिटी है वो इसका योगदान दे रहे थे, मतलब प्राइवेट एंटिटी है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब प्राइवेट एंटिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको रिटर्न में गारंटी भी तो देंगे, तो 5% का यहाँ पे गारंटी दिए थे। ठीक है, तो 5% यहाँ पे बोले गए थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे होगा। सेकेंड है कि द रेलवे वाज टू बी मैनेज मैनली बाय द गवर्नमेंट। सही है क्या? ये गलत है। क्या बोले गए कि जो रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किसका आ रहा है? प्राइवेट एंटिटी का आ रहा है, तो उसका भी यहाँ पे योगदान रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा गवर्नमेंट यहाँ पे ओन करेंगे। तो द रेलवेज वर टू मैनेज मैनली बाय गवर्नमेंट, ये जो है गलत हो जाएगा। थर्ड है कि देयर वाज नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्ज। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्ज था। मेजरली जो रेलवे ट्रैक उस समय बिछाए थे वो पैसेंजर के लिए थोड़ा बिछाए थे, वो जितना भी गुड्स हो गया, है ना, वन डेस्टिनेशन से सेकेंड डेस्टिनेशन में ले जाना है उसके लिए थे, पैसेंजर के लिए नहीं बनाए थे। तो इस रेस्पेक्ट से जो 3 है वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फोर्थ है कि द कंपनी वर
टू सेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। चौथे स्टेटमेंट है कि द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट। ये तो सही है। कैसे सही होगा? क्योंकि कॉलोनियल रूल कौन कर रहे थे? इंडिया में कर रहे थे ब्रिटिश के द्वारा। अब ब्रिटिश जो है इंडिया के लैंड को रिसोर्स एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं, वही खुद गवर्नमेंट है, वही बनाएंगे। क्लियर? तो इस रेस्पेक्ट से 1 और 4 यहाँ पे राइट है। लेकिन जो है चौथा मतलब पूछे क्या गए हैं कि कौन सा यहाँ पे गलत है, तो 2 और 3 जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? जो मैं अभी बताया वो यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ को, इसका ट्रेड करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मिलिट्री मूवमेंट हो गया, इन सब चीज़ के लिए इसको यूज़ करते थे। इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि जो रॉ मटेरियल है उसका मूवमेंट हो सके, गुड जो है इसको मूवमेंट कर सके, ये पूरा यहाँ पे मेन मकसद था इसका। प्लस वहाँ पे जो है बिल्ड कौन कर रहे थे? प्राइवेट कंपनीज कर रहे थे, इसलिए तो उसको 5% के यहाँ पर रिटर्न देने का गारंटी दिए गए थे। क्लियर? जिससे क्या हो, इंटरेस्ट हो, है ना, जो इन्वेस्टमेंट है इसको इनकरेज कर सके। समझ आया ये टॉपिक? चलो अगला देखो। अब नेक्स्ट ओनरशिप के बारे में भी ये बताया गया है कि रेलवे ओन बाय द ब्रिटिश कंपनी विद द गवर्नमेंट ओवरसाइट। और वहाँ पे क्या बोले गए हैं स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट ओन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ओन एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी ओन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी मेन फेजेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इससे रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको बताना एक बार। हो सके तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर एक बार आंसर करने का ट्राई करना। डिटेल में बता रहा हूँ, अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, प्लस यहाँ पे डिटेल जो नोट्स अभी लिखा हुआ है, जिससे एक बार रिवाइज करोगे तो प्रीफर कर लेना। चलो इसमें बताओ कि जो फेजेस हैं कौन कौन से फेजेस हैं यहाँ पे। चलो तो देखते हैं कि फेजेस को। पहला स्टेटमेंट बोले हैं कि स्ट्राइक होना, बाइकआउट होना, पीस, है ना, इन दी अर्बन सेंटर। सही है क्या? ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला है तो वहाँ पे मेजरली जो है कैसे एक्सप्रेस करोगे, है ना, जो कॉलोनियल रूल है उसको एबंडन करना या फिर उसको आउट करना, कैसे एक्सप्रेस करते थे? स्ट्राइक करने लग गए, या फिर उसका जो फॉरेन क्लोथ है ना, ब्रिटिश का क्लोथ है, उसको बाइकआउट करना, उसके लेजिस्लेशन को, स्टूडेंट जो है ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये सब चीज़ क्या करते थे? पूरा बाइकआउट के थ्रू ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को रन किए गए थे। पहला सही है। सेकेंड है कि वाइड स्प्रेड अटैक इन रूरल एरिया ऑन द मेनी सिंबल एंड द मीन्स ऑफ कॉलोनियल रूल एंड अथॉरिटी। जैसे बताया कैसे ये लोग स्ट्राइक करते थे, या तो फिर जो पुलिस स्टेशन उसको जला दे रहे हैं, पब्लिक बिल्डिंग है उसको जला दे रहे हैं, वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। इस तरीके से क्या करते थे कि अटैक करते थे, इस तरीके से जो अपना स्ट्राइक है उसको एक्सप्रेस करते थे, जिससे क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट को एक मकसद जो है उसका वो मिल सके। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। ये नहीं हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1930 उस तरफ देखने को मिलता है, लेकिन होम रूल लीग यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। तो इस जो है थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर जो फोर्थ है कि द कन्नड़ मेथड, कर्नाटका मेथड जो है इसको यहाँ पे प्रिफर किए गए थे। तो इसमें से जो 9th में पूछे गए हैं कि कौन कौन से फेजेस हैं, तो इसमें जो सी ऑप्शन है 1 to 4 ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक मासिव है ना, मास लेवल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाए गए थे, है ना, नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग दी कॉलोनियल रूल में। लॉन्च कब किए गए थे इसको? 8 अगस्त 1942 में। और महात्मा गांधी जी ने एट दी बॉम्बे सेशन कलकत्ता, जो बॉम्बे सेशन है कांग्रेस का, वहाँ से इसको कॉल किए गए थे। इसका गोल यही था कि ब्रिटिश को भगाओ यहाँ से, और सेल्फ इंडिपेंडेंस लॉ, स्वराज का जो है मूवमेंट लॉ। क्लियर? इसका जो कॉसेज जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट का वही था कि क्रिप्स मिशन का फेलर हो जाना, क्योंकि क्रिप्स मिशन में ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश ने प्रोमाइस किए थे कि जो है गवर्नमेंट जो बना देंगे, इंडिपेंडेंस बना देंगे, मतलब इंडिया को हम लोग इंडिपेंडेंस बना देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट बना देंगे, लेकिन वो भी नहीं किए। प्लस ब्रिटिश से फ्रस्ट्रेशन हो गए थे पीपल, है ना, जो नॉर्मल पीपल हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल्स से रेगुलेशन बनाते थे जो कि पीपल के लिए अनफेयर था, अनजस्ट था। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, इस कॉज को, जो मूवमेंट का कॉज हम लोग यहाँ पे देख सकते थे। और उस समय जो नेशनलिस्ट का भावना है ना, अपने देश के प्रति जो प्रेम बोल सकते हो, या फिर अपने देश के प्रति जो है ना एक फीलिंग होता है, उसका जो है डिमांड होना स्टार्ट हो गए थे। क्लियर? समझ आ गया था कि जो है नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिस्ट क्या होता है। तो उसी का एक हम लोग सेंटीमेंट बोल सकते हैं, जो कि कॉज हुए हैं, कॉज ऑफ द मूवमेंट जो हुआ है। क्लियर? और नेचर हम लोग कंसीडर ही कर चुके हैं कि स्ट्राइक हुए, है ना, प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, फिर
पब्लिक जो बिल्डिंग है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग है, पुलिस स्टेशन, उसको जला रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इस सब चीज़ जो है देखने को मिला है क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, चलो अगला देखो आप 12। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अ पार्ट ऑफ द RIN म्यूटिनी, कौन सा इसमें पार्ट नहीं है ये बताना है। ये जो RIN म्यूटिनी है ये इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ उससे पहले सबसे लार्जेस्ट जो है मिलिट्री अपराइजिंग हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मिलिट्री अपराइजिंग बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है RIN म्यूटिनी स्टार्ट हुए गए थे मुंबई साइड, है ना। जो इंडियन सेलर है, जो इंडियन नेवी है, पोस्ट में थे, उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता था, है ना। उसका जो कंडीशन बेसिकली जो नॉर्मल कंडीशन है, डे टू डे कंडीशन, वो इतना वास्ट था। तो उसी के जो है रेवेंज करने या फिर उसी के सेंटीमेंट को रखते हुए यहाँ पे डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किए गए थे, एक म्यूटिनी किए गए थे। और इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले सबसे लार्जेस्ट जो है मिलिट्री जो है म्यूटिनी हम इसको कंसीडर करते हैं। अब ये भी जो है फेज वाइज में देखने को मिला है। ठीक है, इसका फेज को अगर कवर करोगे तो पहला फेज जो है यहाँ पे बॉम्बे में आउटब्रेक हुआ है, स्टार्ट हुए थे तलवार में, नवल बेस है वहाँ से, क्योंकि ये नवल म्यूटिनी है ना, जितना भी नेवी के पर्सनल है उसके द्वारा इसको किए गए थे। फिर सेकेंड फेज में देखोगे तो स्प्रेड हुआ है म्यूटिनी का, स्प्रेड फ्रॉम बॉम्बे टू कराची, कलकत्ता, कोचीन, फिर अदर जितना भी नवल स्टेशन है वहाँ पे क्या किए गए, इसको स्प्रेड हो गया। फिर थर्ड फेज में देखोगे फिर जो है हाइट ऑफ म्यूटिनी आते हैं, जिसमें से म्यूटिनी स्प्रेड बियॉन्ड दी नेवी टू सम आर्मी एयरफोर्स यूनिट, क्योंकि देखो जो ये म्यूटिनी रिलेटेड कर रहे हैं वो मिलिट्री पर्सनल से रिलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट नेवी का है तो नेवी में ही यहाँ पे इशू था डे टू डे लाइफ में, ऐसा नहीं। आर्मी पर्सनल वहाँ पे भी इशू थे, एयरफोर्स जो पर्सनल है वहाँ पे भी इशू थे। तो क्या है कि डे बाय डे या फिर धीरे से जो है नेवी से ये लोग आर्मी में, आर्मी से एयरफोर्स में भी म्यूटिनी होना स्टार्ट हो गया। फिर लास्ट जो फेज आता है उसमें से सप्रेशन देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे म्यूटिनी हो रहा है तो ऐसा थोड़ा कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिटेलिएशन ना हो, तो ब्रिटिश यूज्ड नवल सिव आर्मी एंड पुलिस टू सप्रेस दी म्यूटिनी। तो ये थोड़ा फेसेस वाइज चले हैं। तो इसमें से अब ये बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें से, बताओ। तो इसमें पूछे गए हैं कि कौन जो है पार्ट नहीं है। अब तो यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, तो अब यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि कौन इसका पार्ट नहीं है। इंडियन नेशनल आर्मी कवर किए क्या है, क्या नहीं है, है ना। इसमें ये तो पहला नहीं है। जो तलवार है यहाँ पे एक स्टेशन है, स्टेशन बेस यहाँ पे हुए हैं, अभी तो कवर किए हैं, ये पार्ट है इसका। फिर जो हंगर स्ट्राइक बाय नवल रेटिंग पार्ट है क्या कि नहीं है, ये भी पार्ट है। फिर जो लॉर्ड इरविन है ये तो गांधी इरविन पैक्ट वहाँ से लिए गए हैं, तो इससे कोई रिलेट है नहीं। और अपने को नॉट पूछे गए, इसका मतलब 1 और 4 जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो। अब ये सब चीज़ वही जो बताया हूँ अभी वही लिखा हुआ है, एज अ नोट्स इसको कंसिडर करना। अगला क्वेश्चन जो कि बाल गंगाधर तिलक, और इसमें से कहाँ से ये एसोसिएटेड है ये बताना है। जो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है पुनः सार्वजनिक सभा, ये पहला ऑप्शन अभी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसको कवर करते हैं पहले, है ना। ऑप्शन वाइज हम लोग कवर करते हैं। तो इसे जो है 1870 में, है ना, 1870 में जो कि महादेव गोविंद रनाडे हैं, रनाडे के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किए गए थे। और इसका जो मेन मकसद था कि पॉलिटिकल में रिफॉर्म होना चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन होना चाहिए, है ना, प्लस यहाँ पे जितना भी सोशल रिफॉर्म होना उसके बारे में डिस्कस करते थे। क्लियर है। फिर अगला जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें क्या है कि जो इसका अगर एक्ट को देखोगे पास कब किए गए थे, 1981 में इसको पास किए गए थे। नहीं 1981 नहीं है इसका, एक सेकेंड ना, ठीक, इसका 1891 है, इसमें पास किए गए थे। और इस बिल का मकसद ये था कि जो इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसका जो एज है ना, ये 10 साल से 12 साल होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। जो एज ऑफ जो कंसेंट होता है ना, द एज ऑफ कंसेंट बिल, ये आया था। क्लियर है। फिर अगला जो है गौरक्षणी सभा, ये जो गौरक्षणी सभा है जो 1880 में इसे इस्टेब्लिश किए गए थे। और इसका जो मेन मकसद था कि जो काऊ है उसका प्रोटेक्शन हो सके, है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब के बारे में जो बात करते हैं वो गौरक्षणी सभा है। फिर जो है अमित्य सभा, ठीक है। अगला जो है
अमित्य सभा है जो कि 1815 में इसे इस्टेब्लिश किए गए थे बाय द राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा अमित्य सभा उसको फाउंडेशन में रखे गए थे, जिसका मकसद था कि जो मॉडर्न थॉट है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, जो प्रिमिटिव जो अंधविश्वास जैसे बोल सकते हो उसको हटाना, यहाँ पे मॉडर्न जो थॉट है उसको लाना है, प्रमोट करना है एजुकेशन को, है ना, इनकरेज करना है, मोरल स्पिरिचुअल जो डिस्कशन है उसको इनकरेज करना है। इस रेस्पेक्ट में है जो आत्मीय सभा इसको लाए गए थे, मतलब उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखे गए थे बाय द राजा राम मोहन राय के द्वारा। समझ आ गया। फिर जो बाल गंगाधर तिलक हैं इसके बारे में अगर देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसको हम लोग लोकमान्य कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट किए गए थे बाय दी पीपल, है ना, पीपल के द्वारा इसे बोले जाते हैं, जो कि डिमांड करते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट, ये डोमिनेशन का बात नहीं करते थे कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस रहेगा लेकिन जो है ब्रिटिश राज करेंगे, ऐसा नहीं, अपने को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था, है ना, सेल्फ यहाँ पे गवर्नमेंट का बात करते थे। तो इस रेस्पेक्ट से जो है जो बाल गंगाधर तिलक हैं एसोसिएट रहने वाले हैं पुनः सार्वजनिक सभा से और द एज ऑफ द कंसेंट बिल से। जो 1 और 2 ये ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अमित्य सभा का डायमेंशन अलग है, गौरक्षणी सभा जो है ये तो अलग ही डायमेंशन हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये सब चीज़ वही लिखा हुआ है इसी के बारे में, तो इसको कंसिडर कर लेना। अगला देखते हैं 18 क्वेश्चन, द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड, क्या इसमें से इंक्लूड नहीं था, ये यहाँ पे बताना है। तो बताओ तो क्या इंक्लूड नहीं था इसमें से। पहला, कैबिनेट मिशन में क्या बोले गए थे, कैबिनेट मिशन भेजे क्यों गए थे ये बताओ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जो है इंजेस थे और ब्रिटेन वहाँ पे हार रहे थे, ठीक है, तो उसको अब बैक में कोई तो कोई सपोर्ट में चाहिए, तो सपोर्ट के लिए इंडिया आएंगे, है ना, इंडिया का सपोर्ट मांगेंगे। अब इंडिया तो सपोर्ट देंगे नहीं, क्योंकि उतना अत्याचार कर रहे हो तो थोड़ा ना देंगे, तो क्या करेंगे कि कैबिनेट मिशन के थ्रू बोलेंगे कि हमें जो है बैक में सपोर्ट दो, इसके बदले हम लोग जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है खत्म होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे इंडिया के लिए, या फिर जितना भी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है ब्रिटिश का उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। ऐसे करके कैबिनेट मिशन प्लान भेजे गए थे, उसमें से कौन सा यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। नॉट इंक्लूड पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अ 3 टियर स्ट्रक्चर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया विथ बोथ प्रोविंस एंड स्टेट, इस बारे में बात किए गए थे कि जो है कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाले हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसमें ये पारित करेंगे कि 3 टियर स्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्रोविंस में भी होगा और प्रिंसली स्टेट यहाँ पे भी होगा। फिर सेकेंड बोले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू कैसे पूरे कंट्री को यहाँ पे एक सही डायरेक्शन दे सकते हो, इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा, ये भी बोले गए थे। फिर थर्ड बोले गए थे क्रिएशन ऑफ सोवरेन पाकिस्तान, ऐसा तो बोले नहीं है, पहली बात है, डिमांड उठाए, है ना, मुस्लिम लीग है उसके द्वारा डिमांड उठे कि हमें जो है जो क्या बोल सकते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन जो डोमिनेशन है वहाँ पे एक हमें अलग सा कंट्री बना दो, पाकिस्तान बना दो, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मिशन में ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही बात किए गए हैं। क्लियर है, तो इस रेस्पेक्ट से जो बी ऑप्शन है, जो थर्ड स्टेटमेंट यही यहाँ पे गलत हो गया, इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला क्वेश्चन, इसको ये सॉल्व करो, ये सब लिखा हुआ है, ये जो मैं बताया हूँ वही है ना, इसको एक बार नोट्स के तरीके से इसको यूज कर सकते हो। 21 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, कौन सा यहाँ पे गलत है ये बताना है, बताओ जल्दी से। चलो, पहला स्टेटमेंट है कि इन फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस दैट द ब्रिटिश वाज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया कम वाट में, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट ही है यहाँ पे यही राइट हो जाएगा। कैसे नॉट पूछा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एटली लिखा हुआ है यहाँ पे एटली थोड़ा है, एटली नहीं, यहाँ पे चर्चिल है, ठीक है, याद रखना। चर्चिल ने बोला था कि हम जो है इंडिया को पावर नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो, है ना, कि कम वाट में आओ, जो करना है वो कर लो, ये कौन बोले गए थे, चर्चिल के द्वारा बोले गए थे, न कि एटली के द्वारा। क्लियर है, तो ये तो गलत है, लेकिन गलत ही पूछे हैं, तो इस रेस्पेक्ट से पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी जैसे कि बी स्टेटमेंट देखोगे कि लॉर्ड वॉवेल एडवोकेटेड टोटल विड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया बाय द 31 मार्च 1948। ये जो वॉवेल है ये बोले थे इसको, ठीक है। फिर जो सी ऑप्शन है कि इट वाज लॉर्ड माउंटबेटन हु स्पीड अप टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है लास्ट यहाँ पे माउंटबेटन जो है रहे हैं पावर में, है ना, ब्रिटिश के बिहाफ में। फिर जो डी ऑप्शन है कि द प्लान बल्कन वाज एबंडन ऑन द अकाउंट ऑफ द नेहरू अपोजिशन टू इट, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब जो नॉट जो गलत पूछे गए हैं तो उस रेस्पेक्ट में जो ए ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ तो इसको। यहाँ पे पिजेन मूवमेंट है और उसका कौन लीडर है, इसके बारे में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पहला है कि बक्सत लैंड मूवमेंट, ये किससे रिलेटेड है, मतलब इसका लीडर जो है, जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट होगा, करियानाथ शर्मा ये है इसका लीडर होगा। ये जो बक्सत लैंड बोले हैं, है ना, बक्सत लैंड होता क्या है कि लैंड तो मेरा है, जमीन मेरा होगा, लेकिन ओन कोई दूसरा करने वाले हैं, इसको हम लोग बक्सर लैंड बोलते हैं। और ये मेजरली ये जो मूवमेंट देखने को मिला है ये हैदराबाद रीजन हो गया, या फिर जो तमिलनाडु रीजन है वहाँ पे जो है मेजरली देखने को मिला है बक्सर लैंड को। क्लियर है? क्योंकि इसके लैंड को जैसे कि वही बताया कि पीजेंट का लैंड है लेकिन उसे ओन कोई दूसरा और कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस रेस्पेक्ट में इसको याद रखना, जो कि तमिलनाडु हैदराबाद से रिलेटेड है। फिर जो बी है कि एकम मूवमेंट, एकम मूवमेंट जो इसका लीडर है कौन रहे हैं, मदारी पासी जो है ये इसका लीडर रहे हैं। क्योंकि एकम मूवमेंट में क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड है ये पीजेंट के ऊपर क्या हाई रेट दे रहे हैं, हाई टैक्स ले रहे हैं और इस फोर्स लेबर की तरह इसको काम करा रहे हैं। तो इसके रिटालिएशन में एकम मूवमेंट यहाँ पे पीपल के द्वारा चलाए गए हैं। तो एकम मूवमेंट को याद रखना। और अगर प्लेस के बारे में इसको याद रखोगे, है ना, प्लेस जो है अवध रीजन हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे जो कि उत्तर प्रदेश है ना, यूपी का कुछ पार्ट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एकम मूवमेंट में। क्लियर है? फिर जो नेक्स्ट है मपिल्लर रेबेलियन, इसका जो लीडर है वो रहे हैं ये वाले, जो सेकंड ऑप्शन है कुनहामद हाजी। यहाँ पे भी अगर इसका कॉज देखोगे तो वही है कि हाई इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, है ना, जो टैक्स लगा रहे हो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है जो है ये भी मूवमेंट यहाँ पे चले गए हैं। इस मूवमेंट का अगर लोकेशन देखोगे तो ये मूवमेंट का लोकेशन हम लोग केरला साइड यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, केरला से ये रिलेटेड है। फिर जो डी ऑप्शन है जो है अवध किसान मूवमेंट, इसका लीडर एक बच गया, है ना, जो बाबा रामचंद्र हैं ये हैं यहाँ के लीडर रहे हैं। क्लियर है? तो इस रेस्पेक्ट से जो ए ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गए? पीजेंट मूवमेंट और उसका कुछ लीडर। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये पूरा इसी का ही ऑप्शन है ना, डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार रिवाइज करना है क्योंकि जितना यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए उसको तो मैं समझा ही रहा हूँ, है ना, डिटेल में ही बता रहा हूँ। गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। चलो 27 क्वेश्चन देखो और इसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो कि सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सेम जैसे कि अभी प्रीवियसली हम लोग कवर किए हैं वही है, कोड दिया हुआ है, इसमें बताना है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है बरदोली सत्याग्रह। बरदोली ये रिलेट करता है, बरदोली जो रीजन है, ठीक है, बरदोली रीजन है, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, वहाँ से रिलेट करता है, जिसका लीडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका लीडर पटेल रहे हैं। और यहाँ पे रीज़न क्या है इसका मूवमेंट होने का, रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो लैंड रेवेन्यू है, जो है लैंड रेवेन्यू का डिमांड यहाँ पे बढ़ा दिए गए थे। कितना परसेंट, 22% यहाँ पे बढ़ा दिए गए थे। एक तो पहले ही किसान है, प्लस उसका ठीक से इरिगेशन नहीं हो रहा है, लैंड मेजरमेंट ठीक से नहीं है, और उसमें एक तो प्रोडक्शन ही उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, और उसमें से भी डायरेक्टली 22% उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो। तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या है, बरदोली यहाँ पे सत्याग्रह हुआ है और इसको देखने को मिलता है। और याद रखना जो बरदोली सत्याग्रह हुआ है ये नॉन वायलेंस बेस्ड था। ठीक है, यहाँ पे कोई वायलेंस का यूज़ नहीं किए गए थे, इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली याद रखना। और इसका अगर डेट देखोगे तो डेट जो है 1928 इसका डेट जो है हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर अगला आता है कि तेभागा मूवमेंट, सेकंड जो है, अच्छा इसका ऑप्शन देख लो पहले। तो इसका जो बरदोली सत्याग्रह है ये काली परज, इससे रिलेट होगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड जो है तेभागा। तेभागा जो मूवमेंट हुआ था इसका अगर टाइम पीरियड देखोगे तो हम लोग 1946 से 1947 है, इस टाइम पीरियड को हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर है।
और ये जो लोकेशन जो है यहाँ पे बंगाल है, बंगाल में हुआ था ये चीज़, ये जो मूवमेंट है बंगाल में देखने को मिला है। और इसका जो डिमांड था कि जो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं लैंडलॉर्ड के द्वारा, जमींदार के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, जो टैक्स ले रहे हैं, उसको रिड्यूस करना। कितना रिड्यूस करना? 1/3 में रिड्यूस करना। इसीलिए तो इसको बोले हैं, देखो ते भागा, ते का मतलब यहाँ पे 3 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग बर्गदार्स जो मास बेस है या फिर फॉलोइंग है, इसको हम लोग ए से कंसीडर करते हैं। फिर अगला जो है सत्य शोधक समाज, ये तो सबको पता है, इसका जो फाउंडर है सत्य शोधक का कौन है? सावित्री बाई फुले। और उसका जो है ज्योतिराव फुले, ये भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ये जो है रिलेट करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं। और इसका जो एम है, मकसद यही था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको इराडिकेट करना, सोशल इक्वलिटी है उसको यहाँ पे प्रमोट करना। इसको हम लोग 1873 इसका टाइम पीरियड जो है कंसीडर कर सकते हैं। जो सत्य शोधक समाज हैं ये रिलेट करते हैं कुन्ही पीजेंट्री से, 4 से रिलेट करते हैं। फिर अगला जो है उलगुलन, उलगुलन जो कि इसका लीडर कौन है? बिरसा मुंडा है। ठीक है, इसका लीडर बिरसा मुंडा कंसीडर कर सकते हैं। और इसका जो रेजिन है ये छोटा नागपुर रेजिन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बिरसा मुंडा या फिर जो ट्राइबल एरिया में जितना भी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे बाय द ब्रिटिश रूल, वहाँ का कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपराइजिंग हुआ है या फिर मूवमेंट हुआ है, ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करें तो इसका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया? चलो अगला देखो अब नेक्स्ट। ये रहा 31 क्वेश्चन। इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? इसका ऑप्शन एक ही है, वो है ए ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे होम रूल लीग जो मूवमेंट चला, यहाँ पे कोई बाइकआउट होना है ना, पिकेटिंग होना, ये सब चीज़ देखने को नहीं मिला है। बाइकआउट कब कर रहे हैं? जैसे कि बंगाल का डिवीज़न हुआ है ना, तो वहाँ पे बाइकआउट देखने को मिला। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चले वहाँ पे बाइकआउट देखने को मिला है। चाहे स्टूडेंट स्कूल को बाइकआउट कर रहे हैं, है ना, लॉयर जो है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वकालत में उसको बाइकआउट कर रहे हैं, टीचर बाइकआउट कर रहे हैं, वहाँ पे उसको देखने को मिलता है। लेकिन होम रूल लीग में यहाँ पे कोई बाइकआउट देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, जो पूछे गए हैं बाकी ऑप्शन यहाँ पे सही है होम रूल लीग के मूवमेंट के रेस्पेक्ट में, कि 2 सेपरेट होम रूल लीग रेदर देन 1 ऑल इंडिया होम रूल लीग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन सही है। सेटिंग अप ऑफ डिस्कशन ग्रुप एंड, है ना, रीडिंग रूम, ये भी सही है। सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ द प्रॉम्पलेट जो है ये भी यहाँ पे सही होता है। जो होम रूल लीग हैं इसको फाउंड किए गए थे 1916 में बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट जो है मद्रास में इसको फाउंड किए गए थे। और इसका जो कॉज है, डिमांड यही था कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए फॉर इंडिया विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिमांड नहीं किए हैं। देख लो, ब्रिटिश एम्पायर रहेगा लेकिन उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपना एक इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करेंगे, ये यहाँ पे बोले हैं। ग्रेटर पॉलिटिकल राइट मिलेगा इंडियन को, ये सब चीज़ यहाँ पे बोले हैं। ठीक है, चलो अगला देखो अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन। इन 1893 देयर अकर अ स्प्लिट इन दी आर्य समाज ऑन द इशू। ये बताना है आर्य समाज के रेस्पेक्ट में क्या इशू हुआ है जिसके थ्रू आर्य समाज जो है 2 भाग में स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे जो आर्य समाज है इसे फाउंड किए गए थे 1875 में बाय दी, कौन से, कहाँ पे हुए थे? इसको हम लोग बॉम्बे, जो बॉम्बे है अभी के रेस्पेक्ट में जो मुंबई है, यहाँ पे इसको फाउंड किए गए थे बाय दी है ना, बाय दी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसे फाउंड किए गए थे आर्य समाज को। क्लियर, जिसका मेन मकसद था इसका कि जो है वेदास होगा उसका सुप्रीमेसी होगा, आइडल वर्शिप जो करते हैं, जितना भी रिचुअल्स करते हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशन हम लोग करते हैं रिलीजन के बेस में, उसका अपोज करते थे। प्लस जो वुमेन है, वुमेन एजुकेशन, उसको यहाँ पे प्रमोट करते थे। क्लियर, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि वेदा सुप्रीमेसी है, फिर प्रमोट करना है एजुकेशन को, आइडल वर्शिप हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसको अपोज करते थे ये। क्लियर, चलो ऑप्शन में आते हैं। फिर पहला जो है क्या बोले हैं कि मीट ईटिंग यूएस जो है वेजिटेरियनिज्म, ये एक कारण रहा है। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे कि आर्य समाज स्प्लिट होगा। एक बोलेंगे कि जो मीट ईटिंग करते हैं या फिर मांस खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन दूसरा बोलेंगे कि हमें वेजिटेरियन रहना है।
तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन का ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। एक क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, दूसरा जो है वेजिटेरियन है। एक नॉन वेजिटेरियन का बात करता है, एक जो है वेजिटेरियन का बात करता है। तो यहाँ पे जो है एक कॉज देखने को मिला है। फिर कास्ट सिस्टम एंड विडो रीमैरिज, ये ऐसा कोई कॉज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। आर्य समाज को पढ़ोगे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो कास्ट सिस्टम है उसके बेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, तो आर्य समाज खुद बोलते हैं। तो ये कैसे ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पे। फिर यहाँ पे शुद्धि ऑफ कन्वर्ट, यहाँ पे जो रिलीजन है, अभी मैं क्या बताएं कि आइडल वर्शिप को ये लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आइडल वर्शिप को अपोज कर रहे हैं। तो ये भी कोई मूवमेंट यहाँ पे है नहीं, रीजन है नहीं। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है कि एंग्लिसाइज्ड हुए संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ये भी एक कॉज रहे हैं कि आर्य समाज में कुछ लोगों ने बोले हैं कि हमें इंग्लिश एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, और यहाँ पे कुछ लोगों ने बोले हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत की तरफ जो है जाना चाहिए। क्योंकि आर्य समाज का एक जो है मेन प्रिंसिपल देखोगे कि वो वेदा का बात करते हैं, वेदा का सुप्रीमेसी का बात करते हैं, और वेदा में देखोगे तो पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। तो दो गुट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है, एक बोल देंगे कि संस्कृत की तरफ जाना चाहिए, एक बोलेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से 1 और 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। समझ आ गया। चलो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये में बताना है कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा गलत है। वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव अ डिजायर गोल। क्योंकि जब 1915 में जब इंडिया आए, महात्मा गांधी जब इंडिया आए, तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को अगर समझना है इंडिया की स्थिति कैसा है, सिचुएशन कैसा है, हर एक डायमेंशन को अगर समझना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एक बार पूरे इंडिया का भ्रमण करना चाहिए, घूम लेना चाहिए। तो उसी के केस में सबसे पहले जो है अहमदाबाद में आए, और अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइकर होते हैं या फिर जो हंगर स्ट्राइकर हैं, वहीं पे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे अहमदाबाद इन 1918। क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो ओनर है और वहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे हैं उसको अच्छे से सैलरी नहीं दे पाते थे, है ना। जो इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिलता था। तो ये पूरा कंडीशन था, जिसके रेस्पेक्ट में क्या है, पहला टाइम जो है अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हम लोग पढ़े हैं ना 1918 में, वहाँ पे इसका स्टार्टिंग देखने को मिलता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन इन्फ्लुएंस ऑन दी वासुदेव बलवंत फाटके। तो जो वासुदेव बलवंत फाटके हैं ये रिलेट करते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं। और कौन कौन से चीज़ से ये इन्फ्लुएंस हुए ये पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि एक्सपीरियंस ऑफ द दक्कन फेमाइन ऑफ 1876-77, तो ये ऑप्शन सही है कि इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं। दक्कन फेमाइन आया था जब 1876 में, तो वहाँ से उसका सिचुएशन क्यों आया, कॉजेस क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, तो उसका एक्सपीरियंस लिए हैं, है ना, उसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं ये इसमें, ठीक है। फिर सेकंड जो है हिंदू रिवाइवलिज्म, इससे भी जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिला है हिंदू में, कि किस तरफ से हिंदू में जितना क्या था अंधविश्वास जो था उससे ऊपर उठ के, या फिर हिंदू रिवाइवलिज्म में जितना भी पॉलिटिकल रिफॉर्मर आए, सोसाइटल रिफॉर्मर आए, तो वो लोग कैसे रिफॉर्म किए, कैसे सिचुएशन से आगे गए, ये सब चीज़ के बारे में इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं। फिर जो थर्ड है कि थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इससे भी इन्फ्लुएंस हुए। फिर रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ फुले, नहीं फुले से यहाँ से इंस्पायर ये नहीं हुए हैं। तो इसमें जो 1 2 3 ये 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्लियर है, जो कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, है ना। 1845 to 1883 तक ये हैं। और कौन कौन से ये इन्फ्लुएंस हुए, कौन कौन से बेस से, तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कि इंडियन नेशनलिस्ट आइडिया है ना, हिंदू कल्चर जो रिवाइवल है उससे, लोकतिवादी हैं, फिर ज्योतिबा ऑफ फुले आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ से यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ फुले, आइडिया अलग होता है और रिफॉर्मिस्ट आइडिया जो दोनों आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है, तो इस यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए। क्लियर। चलो अगला देखते हैं अब 50 क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर वेल नोन एज अ चैंपियन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। इसमें से कौन कौन है जो कि एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये बताना है बस।
तो देखो इसमें से 3 ऑप्शन जो है, जैसे कि सिस्टर सुभा लक्ष्मी हो गया, बेगम और रोकेया हो गया, और केशव चंद्र सेन, अगर 1 बाय 1 करके तीनों को थोड़ा अगर कवर करते हैं, तो जो सिस्टर सुभा लक्ष्मी जो है ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। पहली बात, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वुमेन होने के साथ साथ ये जो है एजुकेशनलिस्ट हैं, ठीक है, एजुकेशन हो गया, सोशल रिफॉर्मर में भी बात करते हैं, और जो वुमेन का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए उसमें भी बात करते हैं, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। मतलब ये जो है एजुकेशन फील्ड से ये रिलेटेड है, पहला ऑप्शन सही है। फिर सेकेंड है बेगम रोकेया, ये जो है रिलेट करता है बांग्लादेश, एट प्रेजेंट अगर बात करोगे बांग्लादेश हैं, तो बांग्लादेश से ये रिलेट करता है, जो कि ये राइटर है, एक्चुअली ये राइटर है, राइटर के साथ ये एजुकेशनलिस्ट हैं, प्लस साथ में जो सोशल रिफॉर्मर हैं ये भी रह चुके हैं। क्लियर। फिर केशव चंद्र सेन, जो ही ना केशव चंद्र सेन, इसको तो जानते, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका जिक्र भी आता है, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर की तरह हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेकिन याद रखना, सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ ये एजुकेशनलिस्ट भी है, एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं। समझ आ गया। फिर जो है आनंद, ये जो है ये जो सोशल रिफॉर्मर तो हैं, है ना, सोशल रिफॉर्मर हो सकते हैं या फिर हैं बोल लो, लेकिन ये जो है एजुकेशन से रिलेट नहीं करते। इसका जो मेन मकसद है, जो फिलोसॉफिकल आइडिया है, वहाँ पे जाना, राइटिंग करना, क्लियर है, म्यूजियम क्रिएटर, ये सब चीज़ है, ये हिस्ट्री से जुड़े हुए पर्सन है ये। चौथा ऑप्शन, तो जो चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा, 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 और 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो एक ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखो अब, चलो अगला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। इसे बताओ तो पर्सन है और कौन से पॉलिटिकल पार्टी से ये रिलेट करता है, ये बताना है। तो देखो जो बी आर अम्बेडकर हैं ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उस समय के सिचुएशन जब थे, है ना, 1947 बोलो, 1930 का बोलो, क्योंकि वहाँ पर लेबर फोर्स प्रचलन में देखने को मिला है। लेबर फोर्स के साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो बैकवर्ड क्लास है उसका अपलिफ्टमेंट जो है ठीक तरीके से नहीं हो पाता था, तो उसके लिए एक पार्टी बनाए जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कौन है? बी आर अम्बेडकर। समझ आ गया। तो पहला का तो 4 आ जाएगा, पहला का 4 आ जाएगा, तो सी और जो डी ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद जो सिकंदर है ना, सिकंदर हियात खान, ये जो रिलेट करता है वो है यूनियनिस्ट पार्टी, कि एक ही पार्टी हो, सिंगल पार्टी हो, इसके बारे में जो बताते हैं वो है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 होगा। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही को अगर समझोगे, 2 पता है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तब भी यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर जो है फजलुल हक जो है ये बिलोंग करता है कृषक प्रजा पार्टी से। क्लियर। और फिर लास्ट में जो बचे हैं उसका आंसर पता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट है कि जो कांग्रेस सिस्टम यहाँ पे कॉइन किए गए थे, कौन कॉइन किए गए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे एक टर्म समझो, जो कांग्रेस सिस्टम है इसका मतलब क्या होता है कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसमें से डोमिनेशन पार्टी कौन था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस समय डोमिनेशन में थे। तो कांग्रेस सिस्टम इसीलिए लाए थे, और इसका डेफिनेशन यही होता है कि जो डोमिनेशन पार्टी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो टर्म आया हो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहीं से लिए गए थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय डोमिनेशन में थे। तो जो डोमिनेशन सिस्टम है उसी को हम लोग यहाँ पे कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं, जिसे क्वाइन किए गए थे रजनी कोठारी ने, रजनी कोठारी के द्वारा इसे क्वाइन किए गए थे। तो जो 52 है उसका आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। वहीं पे यहाँ पे लिखा है कि रिफर टू डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द सेंटर फोर्स इन पॉलिटिक्स, क्योंकि मेजोरिटी में उस समय यही थे इसीलिए। फिर अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट इज नॉट करेक्ट, कौन सा यहाँ पे गलत है ये बताना है। तो देखो जो गांधी इरविन पैक्ट है सबसे पहले कब हुए थे? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और इसका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो सिचुएशन देखो, जब ब्रिटिश यहाँ पे कॉलोनियल में रूल कर रहे थे, इंडिया में रूल कर रहे थे, तो इतना सारा क्या हुए अनफेयर रूल्स रेगुलेशन, डोमिनेशन करना। और उसके रेस्पेक्ट में क्या है कि जितना भी मूवमेंट हो रहा था, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोल लो, सत्याग्रह बोल लो, साल्ट सत्याग्रह बोल लो, तो
तो उसको लगा कि इतने ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि मिल के दोनों पार्टी मिल के एक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई पर्सन हो जाए या फिर जो मूवमेंट कर रहे उसका लीडर हो जाए, और एक तरफ से वाइसराय होना चाहिए जो वाइसराय ऑफ इंडिया है, या फिर बोलो ब्रिटिश जो हैं, तो दोनों मिलके क्या है एक पैक्ट साइन कर लेते हैं, क्या क्या इशू है, क्या इशू हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है, हर रेस्पेक्ट में इसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1913 में क्या हुआ कि ब्रिटिश की तरफ से इरविन था जो कि उस समय वाइसराय थे, है ना, वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड इरविन, और इंडिया की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। और उसमें से क्या क्या आउटकम आया, तो देखो उसमें आउटकम ये आया कि सस्पेंशन करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि 1931 का बात है और 1930 से सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट कर दिए गए थे। तो इसमें पहला जो आउटकम निकल के आया कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड करेंगे, जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको डिटेन कर रखे थे, ब्रिटिश जो है डिटेन कर रहे थे उसको रेज करेंगे ये बोले हैं। फिर रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड जितना भी प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न करना है। राइट टू मेक सॉल्ट, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो बोले गए हैं, प्रॉपर्टी एंड लैंड कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम सत्याग्रहीज ड्यूरिंग दी मूवमेंट वाज रिटर्न, मूवमेंट को रिटर्न करेंगे तब होगा ये बोले हैं। फिर फिफ्थ में है कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टेम्पररी ट्रू है ना, टेम्पररी ट्रूज बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिश। तो इस तरीके से क्या है कुछ यहाँ पे जो इसका कंक्लूजन है या फिर आउटकम देखने को मिलता है। तो अब एक बार क्या है ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में यहाँ पे बोले हैं कि कौन सा है गलत है यहाँ पे। पहला कि गांधी रोट अ लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विथ वाइसराय, कि ये तभी तो यहाँ पे जो है गांधी इरविन पैक्ट निकल के आया, और वहाँ पे ब्रिटिश की तरफ से भी सोचे कि क्या है एक बार जो है सॉल्यूशन यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा अपराइजिंग हो रहे हैं, तो इससे क्या है रिसोर्सेस हो गया, फिर जितना भी बिल्डिंग्स हो गया उसका नुकसान ही पहुँच रहा है, उससे बदले में क्या कर लेते हैं एक सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सही है। सेकेंड है कि सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है इसका डिसकंटिन्यू होगा, अभी तो पढ़े हैं। फिर यहाँ पे टू इम्प्रिजन फ्रीडम फाइटर वर बी रिलीज करेंगे ये भी बोले हैं। फिर ऑल लैंड दैट हैज़ बीन कॉन्फिस्केटेड वर टू बी रिटर्न टू ओरिजिनल ओनर, यहाँ पे क्या लिखा है देखो ओरिजिनल ओनर लिखा हुआ है, यहाँ पे बात किए हो क्या देखो तो रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, इसमें बोले हैं कि प्रॉपर्टी लैंड कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम सत्याग्रहीज ड्यूरिंग द मूवमेंट वाज रिटर्न, जैसे कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट हो गया वो कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे जो प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ओरिजिनल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो ओरिजिनल ओनर है उसको देंगे ऐसा बात नहीं बोले हैं। क्लियर, तो इस रेस्पेक्ट में जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो तो अब 59 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी अ कंपाइलेशन ऑफ द पाल्म संग बाय दी वुमेन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो ये हम लोग ये पाल्म यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर प्रोनाउंसिएशन अगर मिस्टेक होगा है ना हो सकता है यहाँ पे, तो देखो ये जो पाल्म यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली ये संग करते थे वुमेन के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा थेरी गाथा, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है एक सेक्रेड बोल सकते हो सॉन्ग है, पाल्म यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेक्रेड क्या है बताओ तो, एक सेकेंड ना, ठीक, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पाल्म ये सेक्रेट सॉन्ग है, पहली बात ये समझना ये सॉन्ग है, प्लस यहाँ पे हम लोग इसको हिमंस भी कंसिडर करते हैं जो कि जो बाइबल होता है, बाइबल वहाँ पे इसको मेंशन देखने को मिलता है, ये सॉन्ग है जो कि बाइबल में देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, पाल्म आर अ सेक्रेट सॉन्ग और हिमंस फाउंड इन द बुक ऑफ पाल्म इन दी बाइबल, बाइबल में है, ट्रेडिशनली संग इन द ज्वेलिस एंड क्रिश्चियन वर्शिप के लिए इसको यूज़ किए जाते हैं, ये यही है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो अब अमर सिम्हा इज द नेम ऑफ, कौन से यहाँ पे हैं तो ये जो है फेमस लेक्सिकोग्राफर हैं, अमर सिम्हा इसको याद रखना ये फेमस लेक्सिकोग्राफर हैं, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसका टाइम पीरियड कंसिडर करोगे तो 4 to 6 सेंचुरी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये जो नवरत्न होता है विक्रमादित्य जो कोट है उसका जो नवरत्न रखे थे उसमें से एक है जो कि एक लेक्सिकोग्राफर है। क्लियर है, टाइम पीरियड अगर इसको कुछ मेजर वर्क देखोगे तो जो अमर कोश हो गया है ना, एक संस्कृत लिटरेचर है या फिर लेक्सिकॉन है जिसका पर्पस था कि टू ऑर्गेनाइज संस्कृत वोकेबलरी इन अ सिस्टमेटिक वे फॉर पोएट स्कॉलर एंड स्टूडेंट, जो कि रिटेन है सूत्र के फॉर्म में जो वर्सेस होता है इसके फॉर्म में इसे कंपाइल किए गए हैं, समझे। चलो नेक्स्ट देखो अब लास्ट जो क्वेश्चन है इस साल का जो 2015 में पूछे गए थे, द तोलकाप्पियम इज द नेम ऑफ,
क्या है। और ये जो तोल्कापियम है बहुत न्यूज़ में रहता है, मतलब बहुत बार इसको पूछे भी गए हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना है क्या। तो देखो मीनिंग अगर देखोगे, तोल का इसका मतलब होता है एशियंट, पीएम मतलब होता है ट्रेडिस, मतलब एंशियंटिटी जो है इसके बारे में डिफाइन करता है। ये संगम एज का बुक होता है ना, बुक है। ओल्डेस्ट एक्सटेंड तमिल ग्रामर बुक है एंड पोएटिक्स वर्क यहाँ पे है। संगम पीरियड जो चले हैं 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी सी के बीच जो संगम पीरियड चले हैं वहीं पे इसको कंपाइल किए गए हैं, जो कि एट्रीब्यूट किए जाते हैं तोल्कापियर को, जो कि अगस्त मुनि का यहाँ पे क्या बोल सकते हो डिसाइपल है ना। एंशियंट जो तमिल है वहाँ पे इसको लिखे गए हैं। और ये जो बुक को कंसीडर करोगे, मोस्टली जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो ग्रामर के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। ग्रामर है, फेनोटिक्स हैं, सेमेंटिक्स हैं, पोएटिक्स हैं, इससे हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं। क्लियर है, समझ आ गया क्या।